यार जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज हम लोग सेट संख्या 21, जी हाँ सेट संख्या 21, इसका मतलब कि 20 सेट पहले हम लोग देख चुके हैं। 20 सेट का मतलब कि 1000 प्रश्नों का आपने रिवीजन कर लिया है और 1000 नए प्रश्न आप सीख लिए हैं। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर के भी 4 सेट यानी कि 160 प्रश्न देख लिए हैं। उसके बाद आप अदर टॉपिक वाइज भी लगभग 50 से 70 प्रश्न आप देख लिए हैं 100 प्रश्न के बीच। तो मान के चलिए कि 1250 प्रश्न आप कर लिए हैं अभ्यास। एग्जाम आते आते आप लगभग 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके होंगे। उस 10,000 में से आपको केवल 100 प्रश्न ही आपको याद रखना है, बाकी 99-100 प्रश्न आपका ऐसे ही रहेगा। तो उन 100 प्रश्न कौन से होंगे, इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए उसी क्रम में आज हम लोग सेट संख्या 21 को देखते हैं। सेट संख्या 21 देखते हैं क्या कह रहा है। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है इसमें। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो पहले सदस्य जो बने थे ना सभी, वो विभिन्न प्रांतों से व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित हुए थे और देशी राजाओं द्वारा मनोनीत हुए थे। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, संविधान की, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्न में से किसका उपबंध नहीं है। तो अध्यक्ष और लोक सेवा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में उल्लेख नहीं है दूसरी अनुसूची में, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए तीसरा सवाल, किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। जी हाँ, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता या पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, एक बात जान लीजिए, एक ही बार संशोधन हुआ है यह प्रस्तावना में, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये ध्यान देना है आपको। भारत की संसद में 1956 में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उसमें कहा गया था कि भैया 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, है ना। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने का जो है अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी ध्यान देना है। चलिए पांचवा सवाल बहुत ही इजी है। संविधान का निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग नागरिकता 2 में है, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, है ना। यही है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए छठवां सवाल, जहां तक सशस्त्र सेना का संबंध है, सेनाओं की बात की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार, है ना, ये अनुच्छेद 19 और 14 के अंतर्गत जो मूल अधिकार है, क्या ये सभी सेना को उपलब्ध है? क्या केवल सशस्त्र सेना को उपलब्ध है, अन्य सेना को नहीं? केवल थल सेना को उसके अध्यक्ष के स्वविवेक से उपलब्ध हो सकता है, केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि से? तो जी हाँ, ऐसे तो सामान्यतः जो भी सेना में है, पुलिस में है, उनको ये मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं है ना। लेकिन अगर संसद कोई कानून बनाए तो कुछ हद तक उनको उपलब्ध हो सकता है। तो वह केवल संसद के कानून के द्वारा होगा और किसी से भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पढ़िएगा, एग्जाम में ना सही सुमेलित पढ़ लेता है बच्चा और पहला ही ऑप्शन देख के और मार देगा आंसर सही। तो सही सुमेलित नहीं है कि गलत सुमेलित है। तो देखिए 15 में तो है ही, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 22 में भी है, निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 20 में भी है, दोहरे दंड पर रोक, एक अपराध के लिए एक ही सजा। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में राज्य के अंतर्गत सेवाओं महिलाओं के पक्ष में भेदभाव ऐसा कहीं नहीं है अनुच्छेद 16 में, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। किसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल तो साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। अब साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं है तो मिक्सोफाइसी याद रखिएगा। जी हाँ, मिक्सोफाइसी या क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी आपको याद रखना है या मिक्सोफाइसी आपको याद रखना है। क्लोरोफाइसी नहीं, मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी या
नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया, आपको ध्यान देना है साइनोबैक्टीरिया या मिक्सोफाइसी। तो आपको डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, किसे नील हरित शैवाल, तो साइनोबैक्टीरिया, अगर ऑप्शन नहीं है तो मिक्सोफाइसी उसी को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 9वां प्रश्न आपको मैं पहले कराया था लेकिन मैं गलत करा दिया था उस समय, इसलिए मैं इसको दोबारा लाया। अमीबा में प्रजनन होता है अलैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, तो ये ध्यान देना है, अलैंगिक होता है, ध्यान देना है आपको। चलिए 10वां सवाल, इनमें से किसे प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है? प्रारंभिक पादप, तो प्रोटोफाइटा, जी हाँ प्रोटोफाइटा, प्रो मतलब होता है यह प्रारंभिक, तो प्रोटोफाइटा जो है उसी को प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए 11वां सवाल, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको कहते हैं, जो नमक युक्त मिट्टी में उग जाते हैं ना उनको हेलोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइटा, सब में फाइटा लगा लीजिए। हेलोफाइटा जो है वो नमकीन अगर है तो हेलोफाइटा कहलाएगा। चलिए 12वां सवाल देखिए, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको जानना चाहिए। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य हैं? प्रश्न बड़ा लेंदी लग रहा होगा ना, एग्जाम में यही होता है, ऐसे पढ़ते हैं तो एकदम लगता है अरे कितना जटिल। सीधा आपसे पूछ रहा है लाइकेन किसका सहजीवी सहचर्य है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन लाइकेन रखता है ना, तो यह किसका सिम्बायोटिक रिलेशन है? इंग्लिश वालों के लिए जरा सा आसान हो जाएगा ये सिम्बायोटिक रिलेशन अगर आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो शैवाल और जीवाणु का, शैवाल और कवक का, कवक और जीवाणु का, कवक और मांस का, तो शैवाल और कवक का सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध या सहजीवन सहचर्य कह लीजिए, के ही परिणाम स्वरूप लाइकेन का निर्माण हो जाता है। चलिए 13वां सवाल, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, कोई वस्तु है एक समान गति से इसी पर एकदम चक्कर लगा रहा है, तो इसका क्या होगा? वेग परिवर्तित होगा, क्योंकि जब दिशा परिवर्तित इसका बार बार हो रहा है तो वेग इसका परिवर्तित हो ही जाएगा, है ना, दिशा परिवर्तित है तो वेग परिवर्तित होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए 14वां सवाल देखिए, 14वां सवाल बहुत चर्चित रहता है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, आप लोग देखते हैं ना कि एक भगोना में आप बनाइए चावल और एक कुकर में बनाइए चावल, कुकर में 5 मिनट में 2 सीटी 1 सीटी में तैयार, लेकिन भगोना में आपको 20 मिनट लग जाएगा। कुकर में जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए क्यों पकता है, अधिक दाब हो जाता है, उसके वजह से पानी कम ताप पर उबलने लगता है। तो भैया कम तापमान रहेगा तो कभी ज्यादा पक सकता है, देखिए तापमान ज्यादा रहेगा तब ना जल्दी पकेगा जी, कम तापमान पर कैसे ज्यादा पकेगा? पहला तो गलत हो गया। अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है, अधिक ताप पर तो उबलता है, लेकिन और भी देखते हैं कुछ, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? पानी अधिक ताप पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, तो हाँ अधिक ताप पर पानी तो उबलता है, दाब भी अधिक रहता है, इस वजह से ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है। अगर सी ऑप्शन ना रहे तो बी ऑप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन जब सी है तो बढ़िया आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में अच्छा आंसर भी तलाशना होता है, इसीलिए मैं इसको लाया हूं। चलिए 15वां, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखिए अवतल लेंस ये हुआ, ये वाला होता है ना, कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको, ये हो जाता है उत्तल लेंस, इनको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? तो बताएंगे कि कॉनकेव, ओके। लेकिन अगर दिखता है तो दिखता है, देखिए बुलबुला दिखेगा ऐसे उठा उठा इसके तरह, लेकिन व्यवहार करता है इसके तरह। तो दिखता है और व्यवहार करता है, दोनों में अंतर आपको मिलेगा। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? एनसीईआरटी से उठाया गया है ये प्रश्न, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तपाने से, विद्युत अपघटन से, मंडन परिष्करण से, ऑक्सीकरण से। तो ये हिंदी ऑप्शन है ना, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, इसलिए इसका इंग्लिश ऑप्शन का आप प्रयोग कर लीजिए। तो जो तांबा शुद्ध किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, जी हाँ इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, यानी कि विद्युत अपघटन से
तांबा को शुद्ध किया जाता है। तो बी ऑप्शन इलेक्ट्रोलिसिस, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा इनको शुद्ध किया जाता है। चलें आगे। सिगरेट पीते तो नहीं होंगे ना। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मत पीना भाई, सिगरेट नुकसानदायक है। तो सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन प्रयुक्त होती है, तो ध्यान देना है आपको। इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट, वह जैकेट जिसमें गोली नहीं घुसती है, वो पॉलीएमाइड का होता है। किसका होता है? पॉलीएमाइड का। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पॉलीएमाइड का होता है। बैकेलाइट का क्या होता है पता है? स्विच, बिजली उजली का जो स्विच होता है ना, वो बैकेलाइट का बना होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? बंगाल में द्वैध शासन अगर लागू किया गया पूछता है तो इलाहाबाद की संधि से आप बताएंगे। बक्सर के युद्ध, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसमें जीतने वाला कौन था? विजेता तो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1765 में। 1765 तो दो ऑप्शन में है, तो 22 जून आपको याद रखना है। 22 जून 1765 को यह पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न जो सिंधु सभ्यता से, आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता से बिहार दरोगा में एक सवाल आपको मिलता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान में किस देश में मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, पूछ रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन, है ना। कहाँ में नहीं मिलता है? तो आप जाने रहे कि भारत में आपको मिल ही जाएगा, पाकिस्तान में आपको मिल ही जाएगा, है ना। अफगानिस्तान में भी मिल जाता है, लेकिन ये चीन पीन में नहीं मिलता है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो ये भी आपको ध्यान देना है। सिंधु सभ्यता से के किस स्थल से धान की भूसी, तो ये बहुत बार आप जान गए होंगे कि धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। चलिए, बिहार, देखिए 24वां प्रश्न, बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए अच्छा प्रश्न है, नया बना है तो ये आपको जानना चाहिए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है पटना में, नालंदा में, गया में और बक्सर में। तो दक्षिण बिहार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वह गया में स्थित है। जी हाँ, गया में। गया में पंचानपुर के पास फतेहपुर नामक जगह है, वहीं स्थित है। मैं इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उधर ही हमारा घर भी है, इसलिए मुझे पता है। दक्षिण बिहार, CUS भी कहते हैं उसको, है ना, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, गया में। चलें आगे। चलिए, हरदी मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, हरदी मेला। देखिए बिहार से एक आध प्रश्न आपको दरोगा में रहेगा, तो जान लीजिए। तो हरदी मेला ये मुजफ्फरपुर में, आप जानते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न मैं पिछले 2-3 वीडियो पहले गलत बताया था, थोड़ा सा गलत, क्या क्वेश्चन गलत हो गया था। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध, समाप्त करने के लिए तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन कुछ थे ना कि समाप्त नहीं करना चाहते थे, समाप्ति का विरोध कर रहे थे। उनका नाम था राधाकांत देव। उस वीडियो में मैंने सती प्रथा का विरोध बता दिया था, तो उसको सुधार लीजिएगा। चलिए, जो भी क्वेश्चन गलती होता है उसको बता दिया करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को करा दिया करेंगे, या ऐसे आगे करके आपको क्वेश्चन को सही करा दिया करेंगे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है वह सर सैयद अहमद खां, जी हाँ, सैयद अहमद खां के द्वारा, यानी कि विकल्प चौथा इसका सही हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, देखिए आंग्ल मराठा, आंग्ल अफगान, आंग्ल बर्मा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख, ये युद्ध आपको रट के जाना है। मैं इस पर आपको अलग अलग से वीडियो उपलब्ध करा दूंगा सारे युद्धों पर, है ना, ताकि आप गड़बड़ाए ना, क्योंकि बिहार दरोगा में ये आंग्ल युद्ध हमेशा से पूछा आ रहा है, तो ये जान लीजिए। तो आंग्ल अफगान द्वितीय की बात की जा रहा है, तो 1775 से 82 आपको याद रखना है। अच्छे प्रश्न हैं ये सब सारे। चलिए, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद रहता है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के आप जान ही रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में विवाद रहता है, इसका बना हुआ ये जानिए। चलिए, तीसरा प्रश्न, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप, यह कहाँ स्थित है? तो बोलचाल की भाषा में अंडमान निकोबार बोल देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप जाते हैं तो काम नहीं चलता है अंडमान निकोबार से, क्योंकि दोनों ऑप्शन में रहता है। तो तब इस विकल्प में क्या हो जाएगा?
तब आपको अंडमान खाली बताना है कि ये बैरन द्वीप जो है वो अंडमान में स्थित है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, खाली रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से रिजल्ट बनेगा आपका। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ में, कौन सा राज्य में है भैया? तो मिजोरम में है। जी हाँ, कौन सा राज्य में है? मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वह स्थित है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए देखिए, 32 नंबर सवाल अच्छा सवाल है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है बंगाल का शोक? जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, वैसे ही दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि इसमें हर वर्ष तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है और तबाही मचा के चली जाती है ना। तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। तो ये भी ध्यान देना है। चलिए 33 नंबर सवाल। चलिए, मध्य भारत से निकलकर यमुना या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी है? कह रहा है कि मध्य भारत से वो निकलती है और गंगा में मिल जाती है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, यमुना के माध्यम से मिल जाती है। वह नदी का नाम बताइए जो मध्य भारत से निकलती हो। तो वह आपको बेतवा नदी मिलेगी। कौन सी? बेतवा, याद रखिएगा, बेतवा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए 34, खान से एक प्रश्न पूछता है, तलचर जो कि कोयले की खान है किस राज्य में स्थित है? तो तलचर जो है वह उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में तलचर कोयले की खान स्थित है, याद रखना है। देखिए बैलाडीला ये पूछा है, ये बैलाडीला का मतलब जानते हैं क्या होता है? बैल के कुबड़ देखे हैं ना, बैल में ऐसे कुबड़ होता है पीठ के पास, है ना, इसी को कहते हैं बैलाडीला। बैलाडीला जाना जाता है, जानते हैं किस लिए? हेमेटाइट अयस्क के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हेमेटाइट अयस्क के लिए जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है। देखिए कभी कभी पूछता है आपको फसलों का किस्म कि IR-20 और रत्ना किसका है ना। तो याद रखिएगा, जो रत्ना है ना वह चावल यानी कि धान का किस्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे, चलिए 37 नंबर प्रश्न, किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? दिन और रात बराबर होता है तो 23 सितंबर, जी हाँ सॉरी 23 सितंबर, ये वाला है ना, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। एक तिथि को और बराबर होता है दिन और रात, है ना। एक तिथि को मार्च में बराबर होता है। जरा कमेंट करिए कि कब, किस मार्च को। देखिए 2 बार बराबर होता है, एक मार्च में और एक सितंबर में, है ना। 23 सितंबर तो मैं बता दिया, अब मार्च में किस तारीख को बराबर होता है जरा कमेंट करिए। चलिए, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, तो राजकोषीय घाटा अधिक रहेगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में अगर विनिवेश है उसको निजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजीकरण। सुपर 301 संबंधित है, तो मुक्त व्यापार में अगर अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही सुपर 301 की संज्ञा दी जाती है। स्टैचू से एक प्रश्न आपको बनता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, कहाँ में है? गुजरात में, ध्यान देना, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। चलिए 42, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि मैं इस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनूंगा। तो तीसरी से याद कर लीजिएगा कि 30, है ना, तीसरी में 30 आपको निहित है, तो आप याद कर लीजिएगा कि तीसरी से 30, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। ये अच्छा प्रश्न है, ये याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आपको आने वाला है। नजरायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नजरायण पक्षी अभयारण्य तो तिरुपुर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ में? तिरुपुर तमिलनाडु में नजरायण पक्षी अभयारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। नंदा लेक जो कि रामसर साइट में शामिल है, किस राज्य में स्थित है नंदा लेक? अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रामसर साइट में जो शामिल है वहां से प्रश्न आपको आ जाएगा। एक बार बिहार में पूछा था कावड़ झील, एक बार पूछा था नागी नकटी, है ना। तो आप जान लीजिए, जो बता दूं उसको लिख लिया करिए। यह नंदा लेक जो है वह है गोवा में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 45,
भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक मेला किसने लिखा है? ये पुस्तक है भैया, भारत के महान क्रांतिकारी पुस्तक, ये किसने लिखा है? भारत के महान क्रांतिकारी तो भीम सिंह। अब भाई महान समझ लीजिए कि भीम ही होंगे महान, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए 46 नंबर, 5 मार्च 2024 को सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया था। कहाँ में किया गया था? तो यह किया गया था हिमाचल प्रदेश। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश, सांसद खेल महाकुंभ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। गेवरा खादान है, गेवरा खादान कहाँ में है? कोयला का है। गेवरा खादान कोयला का है, कहाँ में है ये भी जरा है ना। पिछले वीडियो में हालांकि मैंने बताया है गेवरा खादान के बारे में, लेकिन आप जान लीजिए कि ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ में, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ, अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा गया था। यहाँ बिलीफ बहुत ही बढ़िया प्रश्न, देखिए स्टार लगा लीजिए, राजस्थान में है ये स्टैचू ऑफ बिलीफ। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करने का, उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है किस वर्ष तक? तो जिस वर्ष तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे उसी वर्ष आप मलेरिया को भी खत्म करेंगे, ये भी जानना चाहिए। संस्कृत के आयाम, ये पुस्तक है संस्कृत के आयाम, किसने लिखा है? तो संस्कृत के आयाम जो पुस्तक है इसके लेखक मनोरमा मिश्रा है। कौन है? मनोरमा मिश्रा। अब जरा कमेंट कर दीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए इस 50 में। आउट ऑफ 50 में आपके कितने सही हो रहे हैं? अगर इस 50 में आपका 35 आसपास है या 35 प्लस है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आपका 30 है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका 25 है तो थोड़ी और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका 20 है तो और मेहनत, और अगर आपका 10 है तो भाई दम लगा देना पड़ेगा, नाभि से जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये समझ लीजिए किस जोन में है आप कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत जल्दी में इस वीडियो को मैं समाप्त कर दिया हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए पाठशाला विद।